अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि किसी भी सेल का जो फंक्शन होता है वो किस तरह उसके स्ट्रक्चर से जो है वो रिलेट करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखें कि किस चीज़ से बनी हुई है, तो वो सेल से ही बनी होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक पार्ट होता है या बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो यूनिट होता है वो सेल होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल है, या वो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से ही मिलकर बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं, यानी वन सेल्ड होते हैं ये। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी इनकी बॉडीज़ जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती हैं। और ये कितने सेल्स होते हैं? ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, इसके अलावा हम देखते हैं पैरामीशियम है, एमीबा है। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो हम ये देखेंगे कि प्लांट है, एनिमल्स है, फंगस है, ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अगर हम देखें प्लांट्स को, एनिमल्स को या फंगस वगैरह को, तो ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब है मल्टी सेलुलर। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस है, ह्यूमन बीइंग्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये बायोलॉजिकली एनिमल्स ही होते हैं। और तकरीबन कितने टाइप्स ऑफ सेल्स से ये मिलकर बने हुए हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम एक ह्यूमन की बात करें जो कि बायोलॉजिकली एक एनिमल ही है, तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन जो कि बायोलॉजिकली एनिमल है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। और कितने टाइप्स ऑफ सेल्स से ये मिलकर बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी को बनाती है। 200 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ये मिलकर क्या बनाती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी को बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स से जो है वो मिलकर बनी होती है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के साइड बॉक्स में गिवन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हर सेल को अगर हम देखें, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को देखें, तो उनका स्ट्रक्चर और उन सेल्स का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी हर सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है और एक डिफरेंट फंक्शन रखता है। ईच सेल हैज इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी अगर हम ये देखें कि क्या ये जो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी को बना रही हैं, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम है या बिल्कुल जो है ये एक जैसा है, तो ऐसी बात नहीं होती। हम ये देखते हैं कि ये जो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी रखती हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी रखती हैं। अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी से कोई भी एक टाइप ऑफ सेल भी रिमूव कर दें, तो वो सेल जिस ऑर्गन को बनाने में या जिस टिश्यू को बनाने में इन्वॉल्व होगा, उस टिश्यू या उस ऑर्गन का जो कलेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप्स है सेल्स की। अगर हम किसी भी एक सेल को भी रिमूव कर देते हैं ह्यूमन बॉडी से, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा ह्यूमन बॉडी का वो मुतासिर हो जाएगा। और हम ये देखते हैं कि किसी भी सेल का जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है वो आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। और वो किस तरह गहरा ताल्लुक़ रखते हैं वो हम आगे जाके जो है वो पढ़ लेते हैं। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेल है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रेड ब्लड सेल की। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिलेशनशिप है सेल स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, इसको हम लोग जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल से जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में जो है वो रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग देने जा रहे हैं वो है हमारे पास किसी भी सेल का साइज और उस सेल की शेप किस तरह इफ़ेक्ट करती है उसके फंक्शन को। तो इसके अंदर जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वो है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की। स्टूडेंट्स, अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देखें तो आप लोगों को पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या शेप रखते हैं, वो शेप रखते हैं राउंड। यानी रेड ब्लड सेल्स आर राउंड इन शेप। और इनकी शेप जो है वो राउंड क्यों होती है, क्योंकि इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो फंक्शन ये है कि ये अपने अंदर इनक्लोज करते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन को। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये किस शेप की होती है, ये भी असल में राउंड या ग्लोब्यूलर शेप की ही होती है। तो हम ये देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स राउंड इन शेप है और इनका अगर रेड ब्लड सेल्स का हम फंक्शन देखें तो ये अपने अंदर इनक्लोज कर रहा है किसको, ये इनक्लोज कर रहा है हीमोग्लोबिन प्रोटीन को। इनक्लोज रेड ब्लड सेल्स इनक्लोज हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो इन रेड ब्लड सेल्स में आसानी से किस तरह जो है वो पैक हो जाती है या इनक्लोज हो जाती है या इनके अंदर जो है वो आराम से रहती है। तो वो क्यों रहती है, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की जो शेप है वो भी क्या है, ग्लोब्यूलर है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की शेप भी राउंड है, यानी ग्लोब लाइक है, ग्लोब्यूलर ये शेप रखते हैं।
हीमोग्लोबिन प्रोटीन। आप लोग को स्टूडेंट्स पता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के दो फंक्शंस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को भी हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स में। तो इसका ये रोल होता है कि एक तो ये रेड कलर देती है रेड ब्लड सेल्स को, गिव रेड कलर टू रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज को जो ये रेड कलर देती है। और साथ ही साथ ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन को, कैरी ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या काम करती है, एक तो ये कलर देती है रेड टू द रेड ब्लड सेल्स और ये कैरी करेगी ऑक्सीजन, ठीक है। और हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद भी हैं और ये रेड ब्लड सेल्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये किस शेप के होते हैं। ये होते हैं राउंड शेप के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जो कि किस शेप के आपको नज़र आ रहे हैं, राउंड शेप के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं और इनकी शेप क्या है, राउंड है। और इनकी शेप जो है वो राउंड क्यों है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये अपने अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन से ही रिलेट करता है। और इसके अंदर हम लोग जो ये इसको हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, शेप एंड साइज की हेडिंग के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास एक और एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल है नर्व सेल्स की। अगर हम लोग नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है, नर्व सेल्स जो है वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे नर्व इम्पल्सिस को। स्टूडेंट्स हम नर्व सेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किस साइज या किस शेप के होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं। और हम ये देखते हैं कि नर्व सेल्स जो है ये वायर लाइक होते हैं। जिस तरह वायर जो है वो क्या करती है, कैरी करती है या ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिक करंट को, इसी तरह ये जो नर्व सेल्स हैं ये लंबे क्यों होते हैं या ये वायर लाइक या ये जो है वो ट्यूब लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि इनका काम भी ट्रांसमिशन होता है। और किस चीज़ की ये ट्रांसमिशन करते हैं, यानी किस चीज़ को ये कैरी करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो इनका फंक्शन है ये ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्सिस को, हमारे मैसेजेस को। ये ट्रांसमिट करेंगे किसको, नर्व इम्पल्सिस को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो हमारे मैसेजेस होते हैं नर्व इम्पल्सिस के फॉर्म में, कौन जो है वो एक जगह से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से टारगेटेड ऑर्गन्स तक लेके आता है। तो ये मैसेजेस या ये नर्व इम्पल्सिस जो है ये नर्व सेल्स ही कैरी करते हैं। और ये क्यों होता है, ये पॉसिबल, ये फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि इन नर्व सेल्स की जो शेप होती है और जो इनकी लेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है, वायर लाइक होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मैं आपको एक नर्व सेल भी दिखा देती हूँ। यह हमारे पास न्यूरॉन की एक तस्वीर भी मौजूद है। ये मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी कर देती हूँ कि आपको जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये आपको किस तरह का दिखाई देगा। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये एक न्यूरॉन है जो कि क्या करता है, नर्व इम्पल्स को या हमारे मैसेजेस को नर्व इम्पल्सिस के फॉर्म में कैरी करता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नर्व सेल है जो कि क्या काम करेगा, ये करेगा किसी भी
ये क्या करेगा, ये किसी भी मैसेज को, ये हमारे डिफरेंट मैसेजेस को नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल जो कि किसी भी सेल के साइज और उसके शेप स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जाइलम सेल्स की। जाइलम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, और हम ये देखते हैं अगर हम इनकी शेप देखें तो ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। इनकी अगर हम शेप देखें तो ये क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या होंगे, ट्यूब लाइक होंगे। और ये ट्यूब लाइक क्यों होंगे, इनका फंक्शन जो है वो इनके स्ट्रक्चर से ही रिलेट करता है। ये ट्यूब लाइक होते हैं, और ये ट्यूब लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। किसी भी वाटर या सॉल्ट्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट करने का जो फंक्शन है वो क्या होता है, जाइलम सेल्स का होता है। तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ जाइलम सेल्स क्या है। जाइलम सेल्स क्या काम करता है, कंडक्शन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर and salts from roots to plant parts, यानी डिफरेंट जो प्लांट पार्ट्स होंगे जैसे स्टेम्स हैं या फिर जो है वो लीव्स है, वहाँ तक जो है वो हम लोग देखते हैं कि रूट से क्या होगा, ये जाइलम सेल्स जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से वाटर को और सॉल्ट्स को, और फिर ये वाटर और सॉल्ट जो है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इनको हम लोग नाम दे रहे हैं जाइलम सेल्स का। तो जाइलम सेल्स जो है वो ट्यूब लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने कंडक्शन करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है वाटर की और सॉल्ट्स की। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का साइज और फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, आपस में रिलेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि सेल का साइज या शेप जो होती है उसके फंक्शन पे ही डिपेंड करती है। जैसा उसका फंक्शन होगा उसका साइज और शेप भी उससे मिलती जुलती ही होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि हमने देखा कि नर्व सेल जैसे वायर लाइक होता है या लेंथ में जो है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है, जिसकी वजह से ये नर्व इम्पल्सेस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरह जाइलम सेल्स के एग्जांपल हमने देखी प्लांट्स में जो कि ट्यूब लाइक होते हैं और ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर की और सॉल्ट्स की। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स ग्लोब्यूलर हैं, तो ये यहाँ पे राउंड इन शेप है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन को अपने अंदर क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक रूट है, यानी एक सिंगल किसी भी ट्री को आप ले लें और आपके पास रूट है एक जगह, और दूसरा जो प्लांट या ट्री है हमारे पास, हम यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास ट्री 1 है, यानी एक आपके पास दरख्त है जिसके पास आप इस दरख्त के अंदर जो है वो आपको रूट नज़र आ रही है। अब हमारे पास ट्री 2 है, यानी कि दूसरा दरख्त है, और यहाँ पर आपको जो है वो एक ऐसी रूट नज़र आ रही है जिसके ऊपर रूट हेयर भी मौजूद है। रूट के साथ साथ हम देखते हैं कि रूट हेयर भी मौजूद है। स्टूडेंट्स आप के जहन में जो है वो क्या आएगा कि कौन सा वाला ट्री जो है वो ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है वाटर की और सॉल्ट्स की फ्रॉम द सॉइल। तो स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ पर ड्रॉ करें एक रूट और एक ऐसी रूट जो कि रूट हेयर भी रखती है, ये दोनों रूट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि सपोज करें आपके पास एक रूट है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और आपके पास ये रूट है, ये भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है,
और हम ये देखते हैं कि इस रूट के ऊपर रूट हेयर भी आपको नज़र आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे से स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं नाम रूट हेयर का। ये रूट्स की ही आउटग्रोथ्स हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। आप अगर इन दोनों रूट्स को देखें, ये रूट है और ये रूट है विथ रूट हेयर, रूट विथ रूट हेयर्स, आपके जहन में क्या आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल जो है ये अकेली रूट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी सॉइल से वाटर या सॉल्ट्स की, या फिर ये रूट विथ रूट हेयर्स जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकती है वाटर और सॉल्ट्स की फ्रॉम द सॉइल। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये अकेली रूट जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि ये सोच रहे हैं कि ये रूट जो कि रूट हेयर्स के साथ मौजूद है, यानी इनके अंदर जो है वो ऐसी आउटग्रोथ्स भी मौजूद है जो कि रूट्स की ही आउटग्रोथ्स है, जिनको हम लोग रूट हेयर का नाम दे रहे हैं। तो ये रूट विद द रूट हेयर्स जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम इस रूट को देखें तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है, कम है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है, ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा सरफेस है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन अगर हम इस रूट को देखें तो इसके पास सरफेस एरिया जो है वो क्या है, कम है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास जो है वो एक छोटे बच्चे का हम एक हाथ ले लें और एक बड़े बंदे का हाथ ले लें, और हम कहें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर टॉफ़ीज़ है, तो ज़्यादा टॉफ़ीज़ जो है वो कौन सा हाथ जो है वो पिक कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि वो हाथ जो कि साइज़ में बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, वो एट अ टाइम ज़्यादा टॉफ़ीज़ जो है वो उठा लेगा। ठीक है, लेकिन वो हाथ जो जिसका कि सरफेस एरिया कम है, वो जो है वो क्या करेगा, कम टॉफ़ीज़ जो है वो पिक कर सकेगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट जिसका के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम है, ये एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये रूट विथ रूट हेयर्स, क्योंकि इसका अब सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, तो ये क्या करेगा, ये वाटर और सॉल्ट्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है वो भी उसके फंक्शन के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। वो सेल जो कि ज़्यादा सरफेस एरिया रखता है वो ज़्यादा बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और वो सेल जो कि कम सरफेस एरिया रखता है वो क्या कर सकता है, वो कम फंक्शन जो है वो उसका फंक्शन इतना वो बेहतर जो है परफॉर्म नहीं कर सकता जितना कि ज़्यादा सरफेस एरिया वाला सेल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, जो कि आपके पास क्या है। हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेल की एब्सेंस या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। स्टूडेंट्स, अब हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, यानी किसी भी सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनसे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सेल का क्या फंक्शन है। जैसे कि हमारी बॉडी में वो सेल्स जो कि सेक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस नज़र आएंगे। सेल्स इन्वॉल्व इन secretions have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. तो वो हमारी बॉडी के सेल्स जिनका काम सेक्रीशन प्रोड्यूस करना है, तो उनमें आपको जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस नज़र आएंगे। इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास
कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं या सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पेनक्रियास के सेल्स को, और ये पेनक्रियास के सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन सेल्स का क्या फंक्शन होता है? इन सेल्स का फंक्शन होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन एक हार्मोन है या एक सेक्रीशन जिसको हम कह सकते हैं। और आप लोग को स्टूडेंट्स अच्छी तरह पता है कि इंसुलिन जो है ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करने के लिए। इंसुलिन क्या करते हैं? हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब वो सेल्स जो के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेक्रीशन या हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपको इन सेल्स में जब भी आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इनमें कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस नज़र आएगा। और इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कोई भी सेक्रीशन जो है वो उसकी स्टूडेंट्स हमें ऐसा क्यों नज़र आएगा? क्योंकि वो सेल्स जो कि सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्रेशन जो है वो हमेशा पैक होके जो है वो सेल से बाहर आती है, और इनकी पैकेजिंग जो है वो किसके हाथ में होती है, या इनकी जो सिंथेसिस है वो किसके हाथ में होती है इन प्रोटीन्स की? वो होती है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के ही हाथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल्स जिनका क्या फंक्शन है, सेक्रीशंस प्रोड्यूस करना, तो इनके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस भी नज़र आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो सेल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस में, उनमें आपको कौन सा ऑर्गेनेल नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा क्लोरोप्लास्ट। और अगर इन सेल्स में से हम क्लोरोप्लास्ट को निकाल दें तो क्या आपके इन सेल्स के लिए पॉसिबल होगा कि वो फोटोसिंथेसिस जो है वो करें? यानी प्लांट्स के जो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्या करता है, कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सनलाइट पे और इस क्लोरोफिल पे ही डिपेंड करता है। अगर ये क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा प्लांट्स में, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। और ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं? ये ऑर्गेनेल्स जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें मौजूद होता है। तो वो सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनमें ये ऑर्गेनेल मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने स्टूडेंट्स आज ये देखा कि किस तरह किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज़, उसकी शेप, इसके अलावा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये देखा कि किसी भी सेल का साइज़, उसकी शेप, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, उसका जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं, किस तरह वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसके फंक्शन पे, या किस तरह किसी भी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट करता है उसके फंक्शन से। यहाँ से आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ लेती हूँ, और इस क्विज़ में मैं आप लोगों से वो क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, साइड बॉक्स से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है साइड बॉक्स से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स
आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये आपसे जो है वो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने सेल्स जो है वो उनके टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग देखते हैं तकरीबन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है why nerve cells are longer। तो आप लोगों को पता है कि नर्व सेल्स जो है वो लॉन्गर क्यों होती हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ही ऐसा होता है कि ये ट्रांसमिट करती हैं नर्व इम्पल्सिस को। इसकी हमने डिटेल जो है वो अपने लेक्चर में समझ ली है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो है विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है वो कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें कि उसमें कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो क्यों इन्वॉल्व होता है, तो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जो कि हम देख लेते हैं। तो हमारे पास फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं वाई जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक जाइलम सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जाइलम सेल्स का फंक्शन होता है कंडक्शन करना वाटर और सॉल्ट्स की, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर और सॉल्ट्स की। वाटर को हम देखते हैं रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वाटर को और सॉल्ट्स को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और फिर ये जाइलम सेल्स जो होते हैं ये फर्दर आगे जो है क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर को और सॉल्ट्स को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपने जो है वो करना क्या है, एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है वो क्या करना है, रजिस्टर पे नोट डाउन करने हैं और इनके आंसर्स आप लोगों ने जो है वो लिखने हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस टॉपिक को एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लेना है एक दफ़ा। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपने जो है वो करना क्या है, एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है वो क्या करना है, रजिस्टर पे नोट डाउन करने हैं और इनके आंसर्स आप लोगों ने जो है वो लिखने हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस टॉपिक को एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लेना है, एक दफ़ा याद कर लेना है, और फिर आपने ये क्विज़ जो है इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और इस क्विज़ की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। हमने ये देखा कि किस तरह सेल का साइज, सेल की शेप, इस सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और सेल में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, ये सारे के सारे फैक्टर्स किस तरह किसी भी सेल के फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं और किस तरह ये सेल के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और आपको एक एक्टिविटी दी कि आपने इस क्विज की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।